Hello students, M&C एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। M&C एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज जो है हम क्लास 12th सेशन 2020-21 के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर थियरी के लिए जो CBSE ने रिलीज किया है लास्ट फ्राइडे, तो उनके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इनके ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या चेंजेज उन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं, तो वो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। उसमें हमने नोटिस करी कि जो इस बारी है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जो कि पार्ट ए के सेक्शन 2 में होंगे। सेक्शन 2 यहाँ पर है, देखिए ये सभी तो वो नॉर्मल सा है। अब पार्ट ए का जो यहाँ पर देखिए पार्ट ए है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस 1 and 2। सेक्शन 1 कंप्राइजेज ऑफ 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 में है 2 केस स्टडी। ये 2 केस स्टडीज वाले जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे लिए नया है, ये इस बारी के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। उसमें भी उन्होंने थोड़े ऑप्शंस दे दिए हैं। उनमें ईच केस स्टडी कंप्राइजेज ऑफ 5 केस बेस्ड MCQs एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 out of 5 MCQs, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 MCQs दिए होंगे आपको, और उनमें से 4 हमें करने हैं। ये देखिए 4 क्वेश्चन हमें करने हैं आउट ऑफ 5 में। 5 MCQs विल बी देयर। तो वो हमने देख लिए थे कि किस तरह का दिया हुआ रहेगा। केस स्टडी का हमने पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर तो हमें पता चल ही गया है, ठीक है। तो आज जो है हम पार्ट ए करने वाले हैं। इसका पार्ट बी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हम जो है आज का ये पहला क्वेश्चन लेते हैं पार्ट ए का। पार्ट ए हम शुरू करने वाले हैं, उसका सेक्शन 1। उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस अटेम्प्ट एनी वन, ठीक है। वो तो खैर हमें पता है कि क्या करना होता है उस केस में। यहाँ पर है चेक वेदर द फंक्शन एफ आर टू आर, मतलब एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1 और नॉट। हमें ये पता करना है कि ये 1 1 है या नहीं है। उसके लिए हमें जैसे अगर मान रखिए कि सॉल्यूशन लिखना है, इसका और पार्ट भी है, और पार्ट नेक्स्ट पेज पे चला गया है, तो हम यहाँ पर छोटे से जगह में सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर आपको 1 1 किसी फंक्शन को दिखाना होता है या नहीं दिखाना होता है, मतलब हमें चेक करना है ना यहाँ पर, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट कि क्या है, तो हमें जो है यहाँ पर लेट एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 ले लेते हैं। तो ये जो है इस डेफिनेशन के हिसाब से x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब हो जाएगा। फिर जब आप क्यूब रूट दोनों साइड लेंगे तो आपके पास यहाँ पर x1 और यहाँ पर x2 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चले, ये सपोज करके कि x1 एंड x2 आर डिफरेंट, बट अल्टीमेटली वी फाउंड कि x1 एंड x2 आर नॉट डिफरेंट बट दे आर सेम। तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि ये 1 1 है। तो यहाँ पर चेक है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि देयरफॉर एफ एक्स जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1 फंक्शन। नो प्रॉब्लम विद इट। क्वेश्चन फर्स्ट का और पार्ट देखिए, वो है हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन अ सेट ए हुज एन इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो होते हैं ना किसी भी सेट पर, उसके एलिमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन इन अ सेट ए हुज एन ए इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, तो वो होता है हमारे पास फॉर्मूला 2 पावर n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं। तो लेट अस डू इट ऑन अनदर पेपर। तो यहाँ पर जो है, अगर मान रखिए कि आपके पास लिखना है, तो ये सॉल्यूशन लिखेंगे हम। वी नो दैट नंबर ऑफ reflexive relation in a set having n elements is equal to 2 power n factorial. Therefore, number of required reflexive relation is 2 power 3 फैक्टोरियल। क्यों? एन ए यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 6, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस which are possible in a set A whose Na is equal to 3 is 64. ठीक है, let us now see second question. A relation R in S has elements 1 2 3 is defined as R is equal to 1 1 1 2 2 2 and 3 3. Which element or elements of relation R be removed to make R an equivalence relation? अब देखिए, यहाँ पर हमें R एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें कि 1 1 1 2 2 2 और 3 3, और जो S है वो 1 2 3 है। तो यहाँ पर अगर इनको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो हमें कौन सा एलिमेंट हटाना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। तो वो एलिमेंट है 1 2। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यही 1 2 की वजह से ये जो है अभी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। बाकी 1 1 2 2 और 3 3 जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन के, मतलब जो सेट एस है उसके इक्विवेलेंस रिलेशन के ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें 1 2 हटाना पड़ेगा। समझ में आ गई होगी बात? क्योंकि ये 1 2 है ना, तो 2 1 नहीं है, उसकी वजह से ये जो है आपका वो सिमेट्रिक नहीं हो पा रहा है। तो हम इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा है रिमूव, ऐड करने की बात नहीं। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये अभी पीछे जो है ऐड वाले थे कि विच एलिमेंट शुड बी एडेड, अभी यहाँ पर रिमूव्ड पूछा है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 शुड बी रिमूव्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पर है अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी रूट अंडर ए इज इक्वल टू बी इज अ फंक्शन और नॉट, जस्टिफाई। अब देखिए, कोई भी फंक्शन होने के लिए आपको फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होने चाहिए, यही है ना बात। क्योंकि आपको हर एक जो भी एलिमेंट है उसके लिए 1 एंड ओनली 1, मतलब यूनिक इमेज आने चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम पता करना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो हमें जो है ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए जो है हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये रिलेशन जो फंक्शन है आ रिलेशन आर इन द सेट, तो ये आर हमें डिफाइंड है। तो इसका अगर हमें सॉल्यूशन लिखना है, लेट अस राइट सॉल्यूशन थर्ड। ठीक है, तो उसमें जो है आर हमें क्या दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट रूट अंडर ऑफ ए जो है वो बी के बराबर है, रूट अंडर ऑफ ए जो है वो बी के बराबर है। और यहाँ पर क्या है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पे है। तो हमारे पास यहाँ पर ये
चूंकि सेट ऑफ रियल नंबर पे है और हमें पता है कि रूट अंडर ए जो है वो नॉन डिफाइंड हो जाता है, रूट अंडर ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी नंबर माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर आर इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमें वो जस्टिफिकेशन भी पूछ रहे हैं, तो आर इज नॉट अ फंक्शन ऐसे लिख देंगे, राइट। नो प्रॉब्लम विद इट। नाउ इसका और पार्ट भी है, और पार्ट है एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन ए डिवाइड्स इट इनटू equivalence classes A1, A2, A3. What is the value of A1 union A2 union A3 and A1 intersection A2 intersection A3? हमें ये पता करना है कि ये जो है क्या बना रहे हैं, तो उसके लिए जो है कैसे करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये है कि A1 मतलब जो डेफिनेशन है किसका, इक्विवेलेंस क्लासेस का। इक्विवेलेंस क्लासेस का डेफिनेशन क्या होता है कि ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं ना वो अलग अलग जो डिसजॉइंट सबसेट्स में कोई जो गिवन सेट है उसको बांट देता है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसी भी सेट जिस पर वो डिफाइंड होता है, जैसे ए है ना, इन ए है, तो यहाँ पर ए को ये इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, जो भी रिलेशन है वो इस ए को 2, 3, 4 या जितने भी सबसेट्स में डिवाइड कर देता है, जिनका कि यूनियन जो है उस सेट के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 3 अगर उन्होंने दिया हुआ है तो इनका यूनियन किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। जबकि वो डिसजॉइंट सबसेट्स होते हैं, तो जो इनका इंटरसेक्शन जब हम कराएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। समझ में आई बात। ये इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन होता है कि वो किसी भी सेट जिस पर कि वो डिफाइंड होता है वो उसको अलग अलग सबसेट्स में बांट देता है, जिनके की यूनियन जो है उस सेट के बराबर होता है, और जो इंटरसेक्शन है वो 5 होता है, क्योंकि वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by n and m by 5 respectively, then find the order of matrix 5a minus 3b given that it is defined। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 5a है, तो हम 5a a के साथ में क्या लिख सकते हैं, a का जो ऑर्डर है वो हम अगर सबस्क्रिप्ट में लिख दें तो 3 by n लिख देंगे। फिर माइनस है, माइनस भी लिख देंगे। 3 है, b का हो जाएगा यहाँ पर m by 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर हैज़ नो इश्यू, है ना। लेकिन बाद में जो इनका जो आउटकम आया वो तो ऑर्डर विल रिमेन सेम, मतलब जो इसका कंप्लीट का भी ऑर्डर वही होगा 3 by n, और इस कंप्लीट का भी ऑर्डर m by 5 ही होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद जो है हमें ये माइनस कराना है। माइनस कराने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है बात। तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि m जो है 3 के बराबर होना चाहिए और जो n है वो 5 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3 by 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर या तो n की वैल्यू 5 लगा दीजिए तो ये 3 by 5 हो जाएगा, यहाँ पर m की वैल्यू 3 लगा दीजिए तो भी 5 हो जाएगा। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 by 5। तो 3 by 5 हम लिख सकते हैं ऑर्डर इसका। तो यहाँ पर ये आंसर है। कैसे हम गेट करेंगे ये पता चल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर वेयर ए इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, 0 इफ आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू जे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जब आप इनको सॉल्व करने लगेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक बात है कि
इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ए हमें पहले तो जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, है ना। तो ए हमें यहाँ पर 2 बाय 2 मैट्रिक्स एक बनाना पड़ेगा। तो 2 बाय 2 मैट्रिक्स एक बना लेते हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि 1 जब आई जे के बराबर नहीं है और आई जब जे के बराबर है तो 0। यहाँ पर यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? क्योंकि A11 है ना, ये A11 यानी कि आई जे के बराबर है तो 0 हो जाएगा। A12 क्या हो जाएगा, क्योंकि आई जे के बराबर नहीं है तो 1 हो जाएगा। A21 1 के बराबर हो जाएगा और A22 0 के बराबर हो जाएगा। बताइए, इतना समझ में आ गया है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है, जब हमने ये निकाल लिया तो हमें तो ए स्क्वायर चाहिए। वो पूछ रहे हैं कि ए स्क्वायर क्या होगा। तो इसके लिए ये 0 1 1 0 है, इसका स्क्वायर कराएंगे तो 0 1 1 0 कराएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0, ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई, 0 फिर प्लस 1 इंटू 1, फिर यहाँ पर 0 फिर 1 इंटू 0 तो ये भी 0 हो गया, फिर यहाँ पर 0 फिर ये 0 इंटू 1 तो ये भी 0, 1 इंटू 1 फिर 0 इंटू 0। ये समझ में आ गया? इनको सॉल्व करके हम लिख देंगे तो ये जो है हमारे पास आ गया 1 0 0 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो ये जो है आई के बराबर हो गया। इसको I2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका और पार्ट देखते हैं। गिवन दैट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3 एंड डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू -4, ठीक है। फाइंड एडजॉइंट A। अब देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास। एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो ये होता है डिटर्मिनेंट A की पावर में n-1, राइट। और हमारे पास डिटर्मिनेंट A -4 दिया हुआ है, ठीक है। तो -4 और n-1, n है 3, तो 3 -1 तो ये आ जाएगा -4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, है ना। ये देखिए, यहाँ पर डिटर्मिनेंट A -4 है और ऑर्डर 3 है, ठीक है। तो यानी कि ये n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू 3 यहाँ से निकल आया और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। और एडजॉइंट A की जो वैल्यू होती है तो वो डिटर्मिनेंट A की पावर n-1, सारी वैल्यूज़ लगा दीजिए, -4 लगाइए, 3 -1 कीजिए तो ये आ गया 16, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लेट Aij, ये तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3 एंड डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू -7। फाइंड द वैल्यू ऑफ A11 A21 प्लस A12 A22 A13 और A23। यहाँ पर क्या हुआ कि A11 A12 A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, A21 A22 A23 सेकेंड रो के कोफैक्टर्स हैं। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करा दिया है फर्स्ट रो के एलिमेंट से, मतलब यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए हैं और सेकेंड रो के कोफैक्टर्स लिए हैं, उनको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करा करके जब हम ऐड कराते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। लेट अस नाउ डू क्वेश्चन नंबर 7 में है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। Ex है 1 माइनस कॉट एक्स है प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Ex 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स और फिर dx ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर Ex है, अलग लिख लेंगे, माइनस यहाँ पर कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और फिर Ex dx लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद हम जो है Ex को इंटीग्रेट कराएंगे तो Ex मिलेगा, जबकि कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन है कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन है। तो अगर हम इसको fx ले लेते हैं तो ये f' x हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने
ये पढ़ा था कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और साथ में अगर ई एक्स है, ठीक है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ई एक्स इंटू एफ एक्स हो जाता है और प्लस सी हो जाता है ना। तो हम यही वाला लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉट एक्स जो है एफ एक्स है, तो ई एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी विल बी द आंसर। फिर हम ई एक्स अगर कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो वी विल हैव ई एक्स 1 माइनस कॉट एक्स प्लस सी एंड दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सेवेंथ का और पार्ट देखते हैं, इट हैज़ और पार्ट ऑल्सो। यहाँ पर देखिए इवेलुएट कराना है हमें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। सबसे पहली बात कि जब भी आपको इस तरह का होता है जिसमें कि माइनस ए टू ए और एफ एक्स दिया होता है, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि ये कहीं इवन या ऑड फंक्शन में से कोई तो नहीं है। अगर ये ऑड फंक्शन होगा तब तो फिर हमारा काम बन जाएगा, उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स ले लेते हैं और फिर हम एफ माइनस एक्स निकालते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, जबकि यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, जो कि माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है, ठीक है। जब कोई भी फंक्शन माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, ये ऑड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितने के बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि ये ऑड फंक्शन हो गया है हमारे पास। ऑड फंक्शन होते ही हम इसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स एक्स इज इक्वल टू -1 एंड 1। बेसिकली यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है, कब का, एक्स एक्सिस और लाइन्स -1 और 1 के बीच में। तो ऐसे तो हमें यहाँ पर जो है ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए तो वो पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होता है। तो हम इसमें बेसिकली यहाँ पर -1 से 1 को के बीच में एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करा देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा और यहाँ पर -1 से 1 आ जाएगा, है ना। तो यही होता है। तो ये 1 जब डालेंगे तो 1 क्यूब बाय 3 यानी कि 1/3 और माइनस ऑफ 1 का क्यूब जब कराएंगे तो -1 हो जाएगा और 3 हो गया। तो फिर जब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2/3 आंसर हो जाएगा। तो 2/3 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। Let us see the question number 9. In this case, देखिए 9th question. How many arbitrary constants are there in the particular solution of the differential equation dy by dx is equal to -4xy square y 0 is equal to 1. ये बड़ा ही conceptual question है। अगर आप देखें तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह से है कि हमें पता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ जनरल सॉल्यूशंस में होते हैं, ना कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो आपको जो आंसर लिखना होगा वो क्या लिखेंगे कि वी नो दैट देयर इज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर the number of arbitrary constants for the in the particular solution of the given differential equation will be 0. समझ में आई बात, ये है। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ही और पार्ट है, वो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द फॉलोइंग अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर n की क्या वैल्यू के लिए ये होमोजीनियस होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3 है, ये भी 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका भी जो डिग्री है वो 3 है
और फिर इधर वाले की भी डिग्री 3 है। तो इस तरह से n इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो डिग्री के लिए हमें जो है होमोजीनियस होने के लिए n की वैल्यू 3, मतलब डिग्री सेम होनी चाहिए इसीलिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दिस। अब यूनिट वेक्टर चाहिए और हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है। तो डायरेक्शन जब अपोजिट होगा तो ये जे कैप है, तो हमें जो है और यूनिट वेक्टर चाहिए। तो सिंपली जे कैप विल बी द आंसर, क्योंकि यहां पर ये माइनस डायरेक्शन में है और ये यूनिट वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। तो हमें जो है पॉजिटिव जेड कैप विल बी द आंसर फॉर दिस। समझ में आया? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose two sides are represented by the vectors 2i and -3j। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वेक्टर नोटेशन में हम क्या निकालते हैं? हाफ निकालते हैं। अब दो एडजेसेंट साइड्स अगर हमें दिए हुए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, मान रखिए ये दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो यहाँ पर जो है ये क्या आ जाएगा? 1/2, और फिर ए वेक्टर की जगह पे 2i ले लेते हैं, 2i कैप, और क्रॉस में -3j कैप ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 6, और i j की जगह पे क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, और माइनस भी रहेगा। ठीक है, तो 1/2 है, मॉड में यहाँ पर 6 हो जाएगा, और i क्रॉस j विल गिव अस k। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ में आने की दिक्कत नहीं है, ये तो आ गया होगा आराम से। अब जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 6 ही होगा, खाली माइनस नहीं आएगा, और k यूनिट वेक्टर है तो 1 ही मैग्नीट्यूड होता है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 6 यानी कि 3। तो 3 स्क्वायर यूनिट्स जो है इस वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, जिनके एडजेसेंट साइड्स जो है वो 2i एंड -3j से रिप्रेजेंटेड हैं। हमें क्या कहा था? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। Let us now see question number 12. It is find the angle between the unit vectors a cap and b cap given that a cap plus b cap का मॉड जो है वो 1 के बराबर दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है? एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स a कैप एंड b कैप निकालना है। तो हम एक काम करते हैं कि जब भी हमें इस तरह की चीज़ आती है तो हम इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। लेट अस सॉल्व इट ऑन अनदर शीट। यहाँ पर है फाइंड द एंगल बिटवीन, तो हम यहाँ पर a कैप है प्लस b कैप है, इसका स्क्वायर करा देते हैं। तो दूसरे साइड भी हमें स्क्वायर कराना पड़ेगा। तो ये जो है ये a कैप प्लस b कैप डॉट a कैप प्लस b कैप में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a कैप डॉट a कैप प्लस a कैप डॉट b कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप और प्लस बी कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मॉड ए कैप का स्क्वायर। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो इसीलिए हम इसको 2 ए कैप डॉट बी कैप लिख सकते हैं, और ये प्लस मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। समझ में आ रही होगी बात। अब ये चूंकि ए कैप है तो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप, और ये कॉस थीटा आ जाता है बीच में। यही थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए कैप एंड बी कैप है। और फिर यहाँ बी कैप का मॉड तो 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 1 प्लस 1 2, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी 1 है ये भी 1 है। तो बेसिकली कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 -1 और अपॉन में 2 इंटू ये 1 इंटू 1, ये इसके लिए 1 इसके लिए 1। तो बेसिकली ये तो लिखने का तरीका हो गया। -1/2 हमारा आ गया।
तो -1/2 अगर हमारे पास आ गया है तो हम जो है थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? अब हमें एंगल बिटवीन निकालना था, तो थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस थीटा नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट, और 1/2 चाहिए हमें, तो 1/2 होता है 60 डिग्री पे, तो यहाँ पर -60 डिग्री या -π/3 विल बी द आंसर। -π/3 नहीं, π-π/3, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए ना, तो π-π/3 विल बी द आंसर, तो ये 2π/3 आ जाएगा, तो एंगल इसका कितना हो जाएगा? 2π/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू YZ प्लेन, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू YZ प्लेन, मतलब नॉर्मल टू YZ प्लेन तो एक्स एक्सिस हो जाता है, तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइंस, एक्स का डायरेक्शन कोसाइंस हम क्या लिख सकते हैं? एक्स का डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या होगा? तो 1 0 0 होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन भी वही रह जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 1 0 और 0, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही है हमारे पास इसका डायरेक्शन कोसाइन, एक्स एक्सिस का जो होगा वही हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू YZ प्लेन भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 13th क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू YZ प्लेन है। YZ प्लेन पर जो है वो एक्स एक्सिस ही हमारे पास वो नॉर्मल होता है YZ प्लेन पे, तो एक्स एक्सिस का जो भी डायरेक्शन कोसाइन होगा ना वही इसका आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस होता है 1 0 0, है ना, तो यही 1 0 0 आ गया आंसर। 14th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x + 3/3 इज इक्वल टू y - 1/-1 इज इक्वल टू z - 5/-5 कट्स द XY प्लेन। हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन XY प्लेन को जहाँ पर कट कर रहा है, अब XY प्लेन को जहाँ पर भी कट करेगा तो Z कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा, Z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। हमें बेसिकली यहाँ पर जो XY प्लेन है उसका जो कोऑर्डिनेट उसका जो प्लेन का इक्वेशन होता है वो Z = 0 होता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर जो हम जनरल पॉइंट निकालेंगे, जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं हम किसी भी लाइन पर, तो हम किसी भी लाइन पर जनरल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जो है उनको लैम्डा से इक्वेट करा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो जनरल पॉइंट होगा जो गिवन लाइन पे वो क्या आएगा, वो आएगा x = 3 लैम्डा - 3, y = आ जाएगा -λ। ये देखते हैं, हम एक शीट पे करते हैं इसको, तो यहाँ पर जनरल पॉइंट निकालने के लिए x = क्या आ जाएगा 3 लैम्डा - 3 हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा -λ और +1 हो जाएगा, जबकि z = हो जाएगा -5λ + 5, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आपको जो XY प्लेन पर जो जहाँ कट कर रहा है तो वहाँ क्या होगा, उस प्लेन पर जो है ये z कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो z = 0 इम्प्लाइज लैम्डा = 1, देखिए इसको यहाँ पर लैम्डा के लिए सॉल्व कीजिए, 1 आ जाएगा। अब लैम्डा 1 जब हम इनमें डालेंगे और इनमें डालेंगे, ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल रहा है, तो x = कितना आ रहा है 3 × 1 - 3, तो ये 0 आ गया, y भी हमारा 0 ही आ गया, ये आना भी चाहिए, और y 0 नहीं आना चाहिए था पर अभी तो 0 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर जो है ये लाइन जो है XY प्लेन को कहाँ कट कर रहा है, जहाँ पर कि हमारे पास ये ओरिजिन पे कट कर रहा है, ठीक है ना, ये और क्योंकि ये जो z = ये भी 0 हो गया, तो ये ओरिजिन पे ही कट कर रहा है, तो मतलब हम फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस कट्स द XY प्लेन इज 0 0 0, ये फाइनल आंसर हम लिख देंगे। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ A and B solving a problem independently are 1/3 and 1/4 respectively. If both of them try to solve the problem independently,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाएगा, जब उनमें से कोई एक, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। अब वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हम जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंटली अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हम अगर ए मान लेते हैं कि वो ए सॉल्व कर पाया, बी मान लेते हैं बी सॉल्व कर पाया, तो हमें बेसिकली पी ए यूनियन बी निकालना है। वो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी और माइनस में आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब पी ए है हमारे पास 1/3, पी बी है 1/4, माइनस पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/3 इंटू 1/4। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये आ गया 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/12, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1/12, 12 तो हमारा एलसीएम हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 1, तो ये आ गया 6/12, तो ये आ गया 1/2। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाने की, और ये इसका तरीका है कि कैसे हम निकालते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। तो 15th क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट it will rain on any particular day is 50%. Find the probability that it rains only on first 4 days of the week. अब पहले 4 डेज पर बारिश होगी, बाकी 3 पे नहीं होंगे, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यही ना। और ऐसे भी ये 50% है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की होने की p, मतलब स्मॉल p जो है वो 1/2 है, और यहाँ फर्स्ट 4 डेज पे है, तो हमें जो है पी एक्स इज इक्वल टू 4 निकालना है अगर, तो ये आ जाएगा 7C4, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ओनली ऑन फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक। तो 7 डेज में से फर्स्ट 4 डेज पर अगर हमारा हो रहा है तो हमें ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, 7C4 भी नहीं निकालेंगे, हम सीधा सीधा x इज इक्वल टू 4 लेंगे, और पहला 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। ये फर्स्ट 4 पे हो गए, और नहीं हुए उसके लिए हमने 1/2 को 3 बार और मल्टीप्लाई करा देना है। बेसिकली ये 1/2 की पावर में 7 हो गया, है ना। 1/2 की पावर में 7 हो गया। अब हमारे पास आता है जो कि इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर सेक्शन 2 का देखिए क्या है। सेक्शन 2 में है, बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन 17 to 21 and 22 to 26। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने MCQ दिए हुए हैं। लेट अस स्टडी दिस केस फर्स्ट। यहाँ पर है कि एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन विद सेमी सर्कुलर एंड्स, ठीक है, हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर एज शोन बिलो। तो यहाँ पर क्या है कि इसका पेरीमीटर पूरा आपका 200 का है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है वो पाई आर होगा, 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का, इसका पाई आर होगा। आर हमारा y/2 है, ठीक है। तो ये पाई y/2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। सिमिलर चीज यहाँ पर भी होगी, और ये x है तो ये भी x हो गया। तो पेरीमीटर बेसिकली कितना हो गया, 2x प्लस पाई y ही हो गया, क्योंकि 2 इंटू पाई y/2, 2 कट जाएगा तो पाई y आ जाएगा। तो ये पेरीमीटर आ गया 2x प्लस पाई y, ठीक है। और ये दिया हुआ है 200 मीटर के बराबर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यही पूछा गया है, पहला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर है कि इफ x एंड y रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज, यहाँ पर हमने निकाला 2x प्लस पाई y इज इक्वल टू 200,
तो अगर 2x प्लस पाई वाई इज इक्वल टू 200 है तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है बात। लेट अस सी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज। अब हमें यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर रीजन है वो ये वाला है, इसमें x तो ठीक है, ये y है, मतलब अगर हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, y की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, y इज इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस 2x बाय पाई। ठीक है ना। और हमें चाहिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ x। ये देखिए, तो हमें जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन हो जाएगा x इंटू वाई, और x तो x ही रहेगा, y की जगह पे हमने जो अभी निकाला है ये पेरीमीटर वाला एक्सप्रेशन यूज करके वो वाला यूज कर लेंगे, तो ये 200 माइनस 2x बाय पाई हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज हमारे पास 2x बाय पाई और 100 माइनस x बचेगा, या फिर यहाँ पर 2 बाय पाई दिया हुआ है, 100x दिया हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ये x अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है 2 बाय पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर से मैच कर जाएगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम पहले दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। वो है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए इज। अब एरिया का एक्सप्रेशन हमने अभी तैयार किया था, एरिया इज इक्वल टू हमें जो है मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो एरिया है यहाँ पर ए इज इक्वल टू है 2 बाय पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। यहाँ से ये x मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा, और ये ए ऑप्शन भी हमारे पास यही था। तो अब हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया चाहिए, उसके लिए तो हमने एरिया वाले को मैक्सिमम करना है, तो हम डिफ्रेंशिएट कराएंगे। x इज द वेरिएबल है तो डी ए बाई डी एक्स करा देंगे, 2 बाय पाई है 100 माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर से 50 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये हम इक्वल टू 0 कराएंगे, तो x 50 आ गया। तो जो है 50 जब हम इसमें डालेंगे तो हमें मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा, पर d2a ओवर dx स्क्वायर से हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। ये तो 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 50 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये 50 हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 बाय पाई, फिर यहाँ पर 100 इंटू 50 तो 5000 हो गया, माइनस 50 इंटू 50 तो 2500 हो गया। ठीक है, तो 2500 इनको सॉल्व करके बनेगा, इंटू 2 तो 5000 हो गया, तो 5000 बाय पाई हो गया, 5000 बाय पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आ गया, एरिया ऑफ मैक्सिमम एरिया ए, वही ए रीजन ए का एरिया था। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए रीजन ए, और रीजन ए जो है यहाँ पर क्या है, ये है रेक्टेंगुलर पार्ट। ठीक है, तो ये सभी केस स्टडीज में क्वेश्चंस डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर सी पार्ट ऑप्शन में आ जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द CEO ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इंक्लूडिंग द सेमी सर्कुलर एंड। फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ x शुड बी। अब x की वैल्यू निकालनी है जब उनको जो कंपनी जो है इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल फ्लोर। अब होल फ्लोर का एरिया कितना हो जाएगा, मान रखो होल फ्लोर का एरिया हम h से डिनोट करा देते हैं, तो वहाँ पर एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया तो xy है, और प्लस जो सर्कल का एरिया है वो पाई और y बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए इसका एरिया अगर निकालना है तो ये तो x इंटू वाई हो गया है ना, जबकि इस वाले सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया हो जाएगा पाई y बाई 2 का स्क्वायर का आधा, और फिर इधर से भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल पाई y बाई 2 का, y बाई 2 इसका रेडियस है ना,
तो y बाय 2 का स्क्वायर, तो पाई y बाय 2 का स्क्वायर लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए ये आ गया, पूरा कंप्लीट सर्कल बना दिया दो सेमी सर्कल को मिला करके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना कि x एक ही बारी आया हुआ है और हमें जो है यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए, फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ x शुड बी, तो x की वैल्यू ही निकालनी है हमें। तो फिर से यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू तो हमें a के बराबर दिया हुआ ही है ना। तो हमें जो है अगर खाली इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू चाहिए कि कब ये जो है मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम के लिए हमने अभी जो निकाला था ना, वही वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये मैक्सिमाइजिंग फैक्टर है ना, क्योंकि x जो एरिया रेक्टेंगुलर पार्ट का जो एरिया है वो मैक्सिमम कब हो रहा है, जब x की वैल्यू जो है वो 50 है। तो इसी वैल्यू पे इसका सेमी सर्कुलर पार्ट का भी एरिया, मतलब वहाँ पर जो ऐड होगा ये टोटल सरफेस, वो जो टोटल ये है इसका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। तो सी हमारा 50 आंसर आ जाएगा, सी पार्ट इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 50 हमने यहाँ पर निकाला हुआ था, ठीक है, ये देख लीजिए, ऐसे हमने ले लिया। फिर आ जाइए फिफ्थ पार्ट पे, फिफ्थ एमसीक्यू है। एक्चुअली 4 ही करने हैं, लेकिन चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें सारे ही डिस्कस करने होंगे। तो द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड इज, अब एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड कितना है ये पता करना होगा हमें, ठीक है। तो अभी जो है इसका मैक्सिमम एरिया तो ये था, ये किसका है, इस वाले का है, जो रेक्टेंगुलर पार्ट था उसका एरिया है। अब यहाँ पर है कि एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड इज, तो जब एक्स्ट्रा एरिया हमें पता करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले जो भी एरिया है, यही है एरिया, ये एरिया निकालना पड़ेगा और फिर हमें उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर माइनस कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है होल एरिया जब मैक्सिमम कराएंगे तो नो चेंज इन बोथ एरियाज, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर मैक्सिमम एरिया ही लिया हुआ था 50 के लिए। यहाँ पर एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड, होल फ्लोर के को भी मैक्सिमाइज कराएंगे तो भी वो इतना ही रहेगा, ठीक है। लेट अस नाउ सी क्वेश्चन 18, जो कि केस स्टडी का सेकेंड क्वेश्चन है। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉइज विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस incoming copies of a certain form. Vinay processes 50% of the form, Sonia processes 20% and Iqbal the remaining 30% of the forms. Vinay has an error rate of 0.06, Sonia has an error rate of 0.04 and Iqbal has an error rate of 0.03. Based on the above information, answer the following. The conditional probability that an error is committed in processing given that Sonia processed the form. यहाँ पर जो है सोनिया प्रोसेस जब कर रही है तो 20% वो प्रोसेस करती है और उसका जो एरर है वो कितना है, सोनिया हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.04. तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग व्हेन सोनिया प्रोसेस्ड इट, तो यहाँ पर ये है कि ये अगर एरर को हम ई मान लेते हैं और सोनिया अगर प्रोसेस करती है तो मान रखो कि हम सोनिया विनय और इसको तो ई बाय एस मान लेते हैं ना, सोनिया है, विनय है और कौन है, इकबाल है, तो एस बी आई ले लेते हैं, ठीक है, एस वी आई। तो यहाँ पर सोनिया के लिए ई बाय एस हो जाएगा, तो वो तो उन्होंने दिया हुआ ही है कि 0.04 है, ठीक है ना। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस वाले के लिए। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। यहाँ पर क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म, तो ऐसा हमने माना था सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म के लिए, तो हमें पी एस इंटरसेक्शन ई निकालना है, ई हमने एरर के लिए लिया था, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, पी एस इंटू पी ई बाय एस, है ना।
यही फॉर्मूला होता है पी एस इंटरसेक्शन। ये कैसे पता चला? तो यहाँ पर प्रोसेस द फॉर्म एंड है ना, यहाँ एंड कमिटेड एन एरर। तो जब एंड यहाँ पर कीवर्ड आ जाता है तो हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है पी एस इंटरसेक्शन ई है, तो पी एस हमारे पास कितना है? तो ये देख लीजिए, यहाँ सोनिया जो है 20% है ना, प्रोसेसेस 20%, तो 20% का मतलब हो गया 20/100 इंटू ई बाय एस। तो वो एरर कितना बना रही है? एरर रेट इसका है 0.04, तो 0.04 ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ये 5 से कैंसिल हो गया, फिर 5 से इसको अगर कैंसिल कराएंगे तो 0.008 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.008 आ गया। तो ऑप्शन वाइज हम देख लेते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म इज। अब टोटल प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है, चूँकि हमने ई एरर माना हुआ है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी पी ई से डिनोट होगा, और ये हो जाएगा पी, पहले हमारा क्या है? विनय। विनय का हमने वी ले लिया, और उसने जितना उनका वो जो है एरर कमिट करने का जो रेट है वो ई बाय वी से डिनोट हो जाएगा। फिर यहाँ पर पी एस जो सोनिया है इंटू पी ई बाय एस, और फिर प्लस पी इक्वाल के आई आई ले लेते हैं, और पी ई बाय आई। ठीक है, अब इनके सबके रेट्स देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पर जो है ये जो विनय है वो 50% प्रोसेस करता है, और उसका रेट जो है वो देखिए कितना है? विनय का 50% है, और उसका जो रेट है वो 0.06 है। इसी तरह से तो हम यहाँ पर विनय के लिए क्या लिख सकते हैं? ये इक्वल टू 50% मतलब 50/100 इंटू ई बाय वी, अभी देखा था 0.06 था। फिर सोनिया के लिए 20% मतलब 20/100, और फिर इंटू में क्या आ जाएगा? इसका रेट 0.04, फिर इक्वाल जो है बाकी 30%, और इसके एरर का रेट है 0.03। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये है कि ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो करा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 0.03। ठीक है, प्लस ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से ये 0.008 हो जाएगा, तो 0.008 हो गया। प्लस फिर ये जो है कैंसिल होगा नहीं, यहाँ पर एक जीरो हम हटा सकते हैं बस, यहाँ 0.009 हो जाएगा। ठीक है, 009 हो जाएगा। 3 3 से 9 है, 10 से डिवाइड भी होना है, 2 डेसिमल पहले से है तो 3 डेसिमल बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 0.047। इनको सम करने के बाद 0.047 आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने थर्ड पार्ट भी इसका देख लिया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। ही सेलेक्ट्स अ फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डेज आउटपुट ऑफ प्रोसेस्ड फॉर्म। If the form selected at random has an error, the probability that the form is not processed by Vinay is। अब इसको इसमें हमें जो है यहाँ पर not processed by Vinay अगर कह रहे हैं तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि processed by Vinay मतलब it has error and processed by Vinay, तो V by E निकालना है बेसिकली। तो V by E हमारा निकलता है किससे? निकलता है वो वेन डायग्राम, वो बेज थ्योरम से। बेज थ्योरम से निकलता है हमारा V बाई ई जो है निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है पी वी इंटू पी ई बाय बी। ठीक है, और अपॉन में फिर पी वी इंटू पी ई बाय वी प्लस पी एस इंटू पी ई बाय एस। ठीक है, और फिर प्लस पी आई इंटू पी ई बाय आई। ठीक है, या फिर यहाँ पर हम टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब पी वी इंटू पी ई बाय वी जो है
विनय ने 50% किया हुआ है तो 50/100 हो जाएगा। ई बाई वी इसके जो एरर की पॉसिबिलिटी है, एरर का रेट है वो 0.06 है, ठीक है। और फिर बाकी पी ई हमने निकाला था अभी, तो पी ई कितना निकला था आपको अगर ध्यान है तो बताइए। पी ई हमारा निकला था टोटल प्रोबेबिलिटी, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था, वो है 0.07, ठीक है। 0.07 निकला है, 0.047 निकला है, तो हम जो है यही वाला यूज़ कर लेंगे, 0.047 यूज़ कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर जो है ये देखिए तो ये 2 हो गया, तो इस तरह से 2 से ये 0.03 में कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पर एक 0 और लगा दीजिए तो 30/47 हुआ। पर ये जो है आंसर नहीं है, इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये v बाई ई निकल रहा है, हमें निकालना है कि नहीं किया है, तो हमें 1 में इसको माइनस कराना पड़ेगा, ठीक है बात। तो यहाँ पर p ये जो है नॉट निकालना है ना, नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय, तो नॉट विनय जब निकालेंगे तो वो 1 में माइनस कराएंगे हम इसकी प्रोबेबिलिटी को 30/47 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17/47 जब हम माइनस कराएंगे तो 17/47 कौन सा है? ये है डी पार्ट, तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, इफ लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर in processing the form and let E1, E2, E3 be the events that Vinay, Sonia and Iqbal processed। हमने इसको ले लिया था V, S और I ले लिया था, तो इन्होंने E1, E2, E3 लिया है, ठीक है। तो प्रोसेस द फॉर्म, द वैल्यू ऑफ, ये समेसन निकालना है, तो ये समेसन तो हमें जो है निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा? मतलब ये कह रहे हैं कि PE1/A निकालना है, प्लस PE2/A निकालना है, प्लस PE3/A निकालना है। तो यहाँ पर बेसिकली PE1/A 0.06 था, फिर 0.04 और फिर 0.03, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इनको सम कराएंगे तो ये आ रहा है 0.13। अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पर 0.03 आंसर दिया हुआ है, तो मतलब आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये पता नहीं कैसे क्या करने से आंसर आएगा, तो वो तो मैं चेक करके बाद में बता सकता हूँ। अभी फ़िलहाल यही है कि इसका ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमने केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन भी आज की क्लास में, आज के सेशन में देख लिया। ये हमने इस बाय दिस टाइम पार्ट ए कवर कर लिया सैम्पल पेपर का, उसके हमने सॉल्यूशंस करके देख लिए, और जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी लिखने की तो वहाँ पर लिखकर हमने कर लिया, और जहाँ पर ओरली हो सकता था या जो बहुत प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे तो उसको किस वजह से हो रहा है वो देख लिया, और फिर डायरेक्ट आंसर लिख लिए। तो इस तरह से ए पार्ट हमारे सैम्पल पेपर जो कि 2020-21 मतलब जो पेपर आपका 21 मार्च में होना है, मार्च 2021 में होना है, उसके लिए जो सैम्पल पेपर है उसके हमने सॉल्यूशंस देख लिए, ठीक है। तो आपको जो है बहुत ही जल्द आपको इसका सेकेंड पार्ट भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। सेकेंड पार्ट का भी कंप्लीट सॉल्यूशन, उसमें 3 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस के सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे बहुत ही जल्द। So I hope you will enjoy this. You have already enjoyed it. Thank you so much for being with us, and please don't forget to see part B solution. Solution of part B for the sample paper 2020-21 CBSE, issued by CBSE, and it will be very much of helpful. This part A is also very much helpful as it has some new component in it, and the part B will also be very helpful and very much useful for you all guys. Thank you so much. Thank you for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself.